कल हमने जो है आपको जो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह से हमने ये देखा कि जब कोई तार तली हुई तार को जब हम छेड़ते हैं तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है या प्रत्यानंद बल जो है वो किस तरह से लगता है, और वो बल जो है वो केवल उस तार के तने होने से संभव होता है। तो एक आपसे सवाल किया गया था कि यदि इस तार के बजाय, स्टील की तार के बजाय अगर आटे की तार बना दी जाए या रबड़ की तार बना दी जाए या चमड़े की तार बना दी जाए या धागे की तार बना दी जाए तो क्या असर पड़ेगा? क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की है? आटे की तो शायद नहीं, रबड़ की रबड़ की तो बनाई आगे की धनुष बनाने के लिए बना, जब उसको छेड़ते तो कुछ तो आवाज आती है। तो अब क्या है कि वो जो धागा जो होता है उसको आप उतना तनाव नहीं दे सकते जितने आप स्टील की तार दे सकते। रबड़ की अगर तार बना दी जाए और उतना तनाव अगर लगा दिया जाए जितना हम इसमें लगाते हैं तो टूट जाए। तो कम तनाव अगर है तो उससे आवाज जो आती है वो भद्दी आती है, मोटी आती है। और जिस तरह का तार हमने इस्तेमाल किया उसमें क्या हो रहा है कि ऐसी आवाज आ रही है कि जो आपको बड़ी साफ सुनाई देती है, क्योंकि उसकी जो है जो पिच है, इसके लिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया? पतली और तो आपको अगर थोड़ी पतली आवाज चाहिए तो आपको कान उसका तनाव जो है क्या करना पड़ता है? बढ़ाना, टाइट करना, बढ़ाना पड़ता है। तो वो जो धागा होता है या रबड़ होता है उसमें वो संभव नहीं होता, टूट जाएगा। स्टील की तार में संभव होता है। तो जाहिर है कि जो आवाज पैदा होती है वो आवाज उसके तनाव पर निर्भर करती है। वो आवाज कैसी है उसके तनाव पर निर्भर करती है। और दूसरी बात यह कि वो तार जो है वो किस चीज की बनी है इस पर भी निर्भर करती है। धागे से आने वाली आवाज और स्टील की तार से आने वाली आवाज में कुछ अंतर है। और लंबाई के साथ उसका क्या रिश्ता है ये तो आपने देख लिया, खोली करके देख लिया। तो ये कुल मिला के जो खेल है इस तार के बजने का, तार से ध्वनि उत्पन्न होने का, उसमें अहम भूमिका निभाता है ये जो है प्रत्यानंद बल, जो कि उस तार के टेंशन की वजह से। दूसरा उसका हिस्सा है लंबाई, तार की लंबाई, और तीसरा जो हिस्सा है वो किस तरह का तार है। सारे तार एक जैसे नहीं है। तो ये सारे तार एक जैसे नहीं होते, इसका मतलब ये तो उसको भी हम थोड़ा सा अगर आंकड़ों में अगर रखना चाहते हैं कि अलग अलग तारों का मतलब क्या है, तो उसका कौन सा ऐसा गुण है तार का जो दो तारों के बीच का अंतर बता सके। तो इसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो तन्यता या इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से क्या मतलब है? कितना लंबा हो सकता है। और कोई इसमें आपको कोई अलग अलग राय? कितने वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन अगर नहीं है तो इलास्टिसिटी नहीं है ऐसा। लेकिन अगर आप नहीं छेड़ सकते तो इलास्टिसिटी की बात नहीं होती, ऐसा आपका क्या अभी तो ऐसा है आपका, आपकी क्या राय है? मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इलास्टिसिटी जब हम कहते हैं या तन्यता कहते हैं तो उसका उससे क्या मतलब है? ड्यूरेबिलिटी। चलो एक नया शब्द आ गया। इसका मुझे जो कारण समझ में आ रहा है
जब भी उसके ऊपर कोई टर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार आकृति में चेंज आ जाता है। जैसे हम अपना एक टर्नल को हटाते हैं तो अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। वही जो है इलास्टिसिटी बताती है। फिजिक्स में मुझे नहीं पता, इकोनॉमिक्स में मेरे से कॉन्सेप्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें ऐसा होता है कि हाउ सेंसिटिव द थिंग इज फॉर वेरिएबल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना सेंसिटिव प्रेशर डालने से वो मटेरियल बन सकता है। मे बी उसी को बोल रहे हैं कि ओरिजिनल पोजीशन आना, ओरिजिनल पोजीशन का वापस आना, मतलब सेंसिटिव कितना हो रहा है मूव करने के लिए। का मतलब है कि जितना ज़्यादा फैलेगा उतना इलास्टिसिटी ज़्यादा है। सेंसिटिव का वही मतलब है कि ज़्यादा अगर वो असर करता है। हाँ, वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स जब उसको इफेक्ट करते हैं तो कितना वो सेंसिटिव होता है उसके लिए। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है और कितना डिस्प्लेस हो रहा है। कुछ एक फोर्स लगाने से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसे डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट धक्का लगाऊंगा नहीं, आई मीन उस पे जो भी मटेरियल है उसमें जो भी टेंशन है उसके कारण एक हर मटेरियल का एक इलास्टिसिटी होता है। वही पूछना क्या है। तो मतलब फोर्स और वो कितना आपको नीड है मशीन से डिस्प्लेस करता है। आप डिस्प्ले बोल रही हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ने का, जिन्होंने जैसे तुम चाहती है वो नहीं Change- धक्का लगाओगे हिल जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, चेंज इन लेंथ बोल रही है वो, चेंज इन लेंथ। नहीं, आप उसको बोल रहे हैं। मतलब अगर मैं स्ट्रेच कर तो कितना तो लंबाई कितनी बढ़ी, हाँ उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते। और लंबाई लंबाई कितनी है, ये बात। और कोई देखिए, ये ना एक और वैसा ही मसला है जहाँ पर आमतौर पे इलास्टिसिटी का जो मतलब होता है उसका मतलब जो उसकी वैज्ञानिक व्याख्या है इसमें काफ़ी, ये दोनों काफ़ी भिन्न हैं। इंजीनियरिंग या विज्ञान के हिसाब से स्टील का तार रबड़ के तार से ज़्यादा इलास्टिक है। जबकि में हम स्टील का तार नहीं मानते, वो इलास्टिक मानते हैं जिसमें रबड़ होता है और उसको हम इलास्टिक बोलते हैं। तो इसलिए ये हो गया कि रबड़ जैसी जो चीजें उनको इलास्टिक बोला जाता है और स्टील को समझते हैं लोग कि इलास्टिक नहीं है। तो ये थोड़ा उल्टा मामला है, तो उसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो सीधा मामला ये है कि इलास्टिसिटी से जो वैज्ञानिक जो मतलब है, वैज्ञानिक जो उसकी व्याख्या है वो ये है कि आप उस पर जब कोई बल लगाते हैं, खींचने वाला बल लगाते हैं, तानने वाला बल लगाते हैं, तो वो तानने वाला बल अगर आप हटा देते हैं तो क्या वो चीज अपनी मूल अवस्था में वापस चली जाती है। इस प्रक्रिया को जो कहते हैं उसको कहते हैं उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब स्टील जो है या कोई भी धातु हो उसमें आप काफी सारा बल लगाने के बावजूद वो अपनी स्थान पे अपने मूल अवस्था में वापस आ सकती है। रबड़ में ऐसा नहीं है। रबड़ में आप अगर ज्यादा बल लगा देंगे तो वो खिंच जाएगा, अपनी लंबाई पूर्ववत नहीं होगी जबकि स्टील की हो जाएगी। तो ज्यादा बल तक स्टील में वो गुण मौजूद होता है कि वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए। रबड़ में ये जो इसका गुण है वो कम बल तक ही सीमित रहता है, बल बढ़ाने पे वो टूट सकता है या खिंच जाता है। तो इसमें ये कहते हैं कि जो उसका उसके ऊपर जो इंग्लिश, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। तो व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ वायर, मैं भी वायर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में वायर है, लेकिन ये बाकी आकारों के लिए भी कहा जा सकता है। एक वायर पे आपने उसको तानने वाला है, अप्लाई एन एक्सटेंडिंग फोर्स, एक्सटेंशन फोर्स ऑन अ वायर, द लेंथ ऑफ द वायर विल चेंज, इट विल इंक्रीज। इफ यू रिलीज द फोर्स द वायर विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये आप करके देख सकते हैं। Now for different materials
the ability to go back to the original position, to be restored completely, changes with how much load you have applied, how much stretching force you have applied. The larger the stretching force for which the wire restores to its original length completely, the more elasticity. जितना ज़्यादा बल सहने की उसकी क्षमता है, उतनी उसकी तन्यता ज़्यादा है। ठीक है, तो जाहिर है कि स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। स्टील की लंबाई आपने बदलते हुए देखी कभी थोड़ा सा वजन लगाने से, लेकिन रबड़ में जो है वो आसानी से आप देख सकते हैं। तो विज्ञान या तकनीकी के हिसाब से रबड़ की इलास्टिसिटी कम है, स्टील की ज़्यादा है। इलास्टिसिटी का एग्जांपल हो सकता है कि हाँ। वो कितनी बार मुड़ पा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। बट वो अपने शेप में वापस नहीं आता है। तो उसकी वही लिमिट है कि किस हद तक वो अपने शेप में, मतलब किस बल तक वो अपने शेप में वापस आता है, वो उसकी इलास्टिसिटी। अगर ज़्यादा बल लगाने पर भी वो अपनी अवस्था में पूर्व आ जाता है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। एल्यूमिनियम की इलास्टिसिटी स्टील से कम है। तो अगर आप अलग अलग धातुओं में देखने जाए तो स्टील की अधिक होती है इलास्टिसिटी, एल्यूमिनियम की उससे कम, तांबे की उससे और भी कम। रबर और भी कम। ये दो तार है, एक रबर है, एक क्या चीज है, एल्यूमिनियम स्टील। एल्यूमिनियम। अब दोनों तारों की मोटाई एक जैसी है, लंबाई एक जैसी है, ये मान के चलिए। इसमें मैंने 100 किलो का वजन लगाया, इसमें भी 100 किलो का वजन। ठीक है, वजन लगाने से पहले दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है। मान के चलते कि वजन लगाने से पहले दोनों की लंबाई बराबर थी। वजन लगाने के बाद रबड़ की लंबाई इतनी बढ़ गई, एल्यूमिनियम की इतनी बढ़ गई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम की कम बढ़ी है। अब जब मैं इस वजन को हटा देता हूं तो हटाने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये रबड़ वापस अपनी मूल लंबाई पर आया नहीं है। एल्यूमिनियम में भी वही देखिए, हो सकता है कि 100 किलो में दोनों वापस आ जाए अपनी मूल अवस्था। अब मैं इसको 100 को अगर 500 कर देता हूं तो ये दोनों जो है अधिक लंबे हो जाएंगे। लेकिन जब मैं 500 का वजन हटा दूंगा तो रबड़ अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा, लेकिन एल्यूमिनियम आ जाएगा। अगर ये 500 किलो पर होता है, अगर 200 किलो तक दोनों वापस आ जाते हैं और 200 किलो के बाद अगर रबड़ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है लेकिन एल्यूमिनियम अधिक आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रबड़ की इलास्टिसिटी जो है 200 किलो से तय होती है। उसके वैल्यूज यूनिट्स वगैरह अलग बात है, लेकिन एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा है, क्योंकि उससे ज़्यादा वजन लगाने पर भी वो वापस अपनी मूल अवस्था में। एक काम करते हैं, हम इस बात पे ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, नहीं तो हमारी दूसरी गाड़ी छूट जाएगी। ये जिनको इसमें दिलचस्पी है वो थोड़ी बाद में इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और उसमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम क्या स्ट्रेच होगा, रबड़ होगा, वो तो या तो मुझे जितना पता है ब्रेक हो जाएगा या फिर स्ट्रेच नहीं होगा, या फिर रिस्टोर भी नहीं होगा। आप वायर है ना करके देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे मैंने भी पहले भी किया होगा, बट वायर तो टूट जाता है या फिर स्ट्रेच होकर रिस्टोर नहीं होगा, बट रबड़ रिस्टोर हो जाएगा या फिर वजन बढ़ाएंगे तो वो भी ब्रेक। आपको स्टील में या वायर, एल्यूमिनियम के वायर को उसमें परिवर्तन देखने के लिए जितना बल लगाना पड़ता है उतना बल आप रबर से कभी लगाते ही नहीं।
ठीक है। वायर भी स्टोर हो जाएगा क्या? वो तो एक मेटल है ना का अरे भाई ऐसे फिजूल में बहस करने का मतलब ये करके देखिए। ठीक है। होता ये है कि स्टील और एल्यूमिनियम भी स्ट्रेच होते हैं और स्ट्रेच तो हो जाएगा बट रेशियो कम है। अरे वो अगर उसमें बदलाव अगर इतना छोटा है तो उसमें कोई बदलाव हुआ है नहीं है नापना भी बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा? थोड़ा एक्सेलरेटेड फिगर है। हाँ, मतलब ये जो है अगर हकीकत में देखने जाएंगे आप तो ये एल्यूमिनियम में जो है ना इतना ही फर्क पड़ने वाला है। शायद इतना भी शायद इतना भी नहीं। इनके जो अगर इसके ढंग के यूनिट में देखा जाए तो रबड़ की इलास्टिसिटी एल्यूमिनियम के लगभग 1/10,000 के आसपास। देखिए आप जो कह रहे हैं वो बात सही है लेकिन वो इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया, वापस नहीं आया। लेकिन रबड़ को आप उतना पीटेंगे तो पिघल के उसका पता नहीं क्या हो रहा हो जाएगा। तो देखिए ऐसा है ना कि हम आम तौर पे इलास्टिसिटी जिस तरह समझते हैं वो वहीं तक सीमित है जहाँ पर हम हाथ से उसको जब थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो वापस आ जाता है। स्टील एल्यूमिनियम में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है उतने कम बल में। तो अगर वो उसके वापस आने की जो क्रिया है जो उसकी वृत्ति है वो आप रबड़ में देख सकते हैं, एल्यूमिनियम स्टील में देख नहीं सकते क्योंकि उतना बल ही नहीं लगा पाते कि जिसमें आप देखने लायक उसमें परिवर्तन दिखाई देने लायक परिवर्तन नहीं, मोटाई का असर नहीं। बजे? तुरंत से क्या होता है? आप मुझे एल्यूमिनियम के तार की लंबाई 1 मीटर तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर से बढ़ा के दिखाइए अपने हाथ से, आपको पुरस्कार देंगे। इसमें देखिए ये मैं पहले केवल ठोस पदार्थों की बात करूँ तो ठोस पदार्थों में जो गुण है हम कुछ गुणों में थोड़ा संबंध भी देखते हैं और थोड़ा शायद उनको समझने के लिए अलग अलग भी करने की कोशिश करते हैं कि आप किस चीज़ की ऐसे पतली तार बना सकते हैं। लकड़ी की बना सकते हैं ऐसी पतली तार, स्टील में भी क्या हर प्रकार के लोहे की ऐसी तार बन सकती है या तो एक ऐसी तार के रूप में उसको खींच पाने की मतलब क्या रबड़ की बनती है ऐसी तार, ठीक है ना। धागा सूत की बनती है, धागा बनता है ऐसा। और धागे भी हम बहुत अलग अलग तरह के देखते हैं। मुझे मैं पतंग उड़ाने के लिए जो मांझा इस्तेमाल करना चाहता हूँ या बटन टाँकने के लिए जो सिलाई करने के लिए जो धागा हम बनाते हैं, तो ये वो कुछ इनके अंतर संबंध है। मतलब आगे चल के शायद हमें ये समझ में आता है कि उसके अंदर की बनावट जो है, आणविक बनावट जो है, उससे उसका कुछ लेना देना है। पर जब हम मोटे तौर पे अध्ययन करना शुरू करें तो इन गुणों में संबंध भी नजर आता है पर शायद अंतर भी करना पड़ता है और कई जगह पर फिर ये कंफ्यूजन भी होने लगता है कि तो उस दृष्टि से जो बात कह रहे हैं कि हम किस गुण की बात कर रहे हैं उसको जरा अच्छे से परिभाषित करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मतलब हमने जो अध्ययन किया है वो ऐसे पदार्थ जिनका तार का स्वरूप बनाया जा सकता है और उनकी लंबाई की दिशा में हम उन पर बल लगाकर देख रहे हैं कि क्या, और उस गुण को फिर हम प्रत्यास्था इलास्टिसिटी के रूप में कहते हैं कि जो खींचकर अपना आकार बदले मतलब लंबा हो जाए और बल हटाने पर वापस उसी स्थिति में आ जाए।
डक्टिलिटी 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 डक्टाइल, हाँ। जो वो शायद इलास्टिसिटी को अफेक्ट भी करते हैं। ये देखिए, ये डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये तीन चीजें एक दूसरे से कुछ हद तक जुड़ी हुई हैं, लेकिन पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होंगे कि जो बहुत डक्टाइल है लेकिन जिनकी इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे कि जिनमें दोनों की अच्छा खासा है, ऐसा बहुत सीधा रिश्ता नहीं है। लेकिन आप ये भी देखे होंगे कि जो मैलेबल है वो डक्टाइल होते ही ऐसा नहीं है। और इसको पीट के तरह के अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगले पे चलते हैं। तो जो ये इलास्टिसिटी जो है, ये एक बहुत ज़रूरी गुण है किसी भी तार के लिए, अगर उससे हमको कंपन उससे अगर निर्माण करना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वाद्य होते हैं उन वाद्यों में धागा नहीं बनता, उनमें धातु की तार होती है, लेकिन अलग अलग धातुओं की तार होती है, ऐसा नहीं कि सब में एक जैसी तार होती है। तो हमारे जो तार है, इस तार से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस बात पर हम आ जाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाज़ पतली होना, मोटी होना, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, उसको गणितीय तौर पे हम कैसे समझ सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि उस पर तनाव का असर पड़ता है, उसकी लंबाई का असर पड़ता है, और वो तार किस चीज़ की बनी है, कितनी भारी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, इन सब चीज़ों का भी असर पड़ता है। तो ये हमारे कुछ अनुभव है, कुछ हमने प्रयोग करके भी देखे हैं, और ऐसे अगर बहुत सारे प्रयोग करके देखे जाए तो उसके जरिए हमारे पास एक ऐसा ढांचा बनता है, मिलता है कि फ्रीक्वेंसी जो है, आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जो तार की लंबाई है बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी घटती है। तो जो उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो इस तरह की कुछ है कि लंबाई को अगर आप 2 गुना कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी आधी नहीं होगी, 2 का स्क्वायर रूट के बराबर होगी, इस तरह से यहाँ पे लिख पाता हूँ। तो उसमें m जो है वो तार का मास है, l उसकी लंबाई है, और t टेंशन को 2 गुना करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 गुना नहीं होगी, कितनी होगी, इस फॉर्मूला ऐसा कुछ है, फॉर्मूला देख के आप ये बता सकते हैं कि ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए, दोनों फॉर्मूले बराबर है। कभी किसी ने नीचे के रूप में उसको देखा होगा, किसी ने ऊपर वाले रूप में देखा होगा। तो दोनों में जो है ऊपर वाले पे ध्यान देते हैं। टेंशन को अगर 2 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं, अच्छा चलो ठीक है, टेंशन को 4 गुना कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 गुनी हो जाएगी। ये पक्का है क्या, कितने को बात समझ में आ रही है? अगर 4 गुना हो जाएगा टेंशन तो फ्रीक्वेंसी 2 गुना ये डबल हो जाएगा। ये दोनों वही है, ये सब वही है, खाली इसको 4 गुना कर दिया जाए तो ये 2 गुना, एक ठीक है। t का स्क्वायर रूट जो ठीक नहीं है भाई, देखिए, हाँ कोई नंबर डाल देते हैं, बस कुछ नंबर डाल देते हैं। अब बोर्ड पे तरफ चलते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूला को मैंने थोड़ा अलग से लिखा है, लेकिन वो वही फॉर्मूला। अब मैं ये करूँगा कि मैं तार तो वही है, तार नहीं बदल रहा है, तो मास भी वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। टेंशन भी वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये स्क्वायर रूट t/2 स्क्वायर रूट m, ये जो है हमारे लिए एक स्थिर संख्या है, क्योंकि नहीं हम टेंशन में बदलाव कर रहे हैं, नहीं मास में बदलाव कर रहे हैं। अच्छा सर, पहले हम लंबाई पता करें, तो ये हो गया 1/√। और मेरी अगर मान लो लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये इसकी क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये जो भी अंक है वो स्थिर अंक है गुना 1/√।
ये मेरा एक तरह का आसान, थोड़ा आसान करते हैं, इसको 100 करते हैं, 100 सेंटीमीटर की लंबाई है। ये कितना होगा? ये जो भी स्थिरांक है, ठीक है। और दूसरे किस्से में, दूसरे उदाहरण में हम इसकी लंबाई जो है वो 100 के बजाय 400 कर दें, 400 सेंटीमीटर लंबाई है। तो ये कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हुई वो इसकी कितनी हुई? आधी हो। लंबाई बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी घटती है, ये हमने देखा है। किस अनुपात में घटती है? तो ये हमने करके देखा कि लंबाई को अगर आप 4 गुना करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी। ये एक। अब यूं करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखें। तो ये जो है ये स्थिर हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हम लंबाई को कायम रख रहे हैं, तार वही है तो उसका मास भी वही होगा, और अब हम टेंशन का असर क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो मान लीजिए कि मेरा टेंशन जो है वो कुछ किसी इकाई में 100 है। इकाई क्या है उससे कोई मतलब नहीं है अभी, किसी इकाई में 100 है। हाँ, मतलब जो वजन रखा है उसकी बात करते हैं, 100 ग्राम रखा है। तो ये हमारा पहला उदाहरण है। इसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है अब मान लीजिए मैंने उस वजन को 4 गुना कर दिया। 100 के बजाय अगर मैं 400 ग्राम लेता हूँ तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 2 गुना हो, उसमें आधी हो गई थी, लंबाई बढ़ाने से आधी हो गई थी, टेंशन बढ़ाने से 2 गुनी हो गई, जो कि हमने देखा है। टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और वो इस तरह से उसका अनुपात इस तरह से होगा। तो कहीं भी अगर आप कोई तार अगर छेड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका अगर आप टेंशन बढ़ा देंगे तो उसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब वो आवाज़ जो है और भी पतली होती जाएगी। अब ये जो बदलाव है 2 गुना का बदलाव, ये काफ़ी बड़ा बदलाव। आमतौर में जब कान से सुनते हैं तो बहुत कम फर्क ही हमारे कान को महसूस हो जाता है। फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी अगर अंतर पड़ जाता है तो महसूस कर सकते हैं। 2 गुना होने की आवश्यकता नहीं, 2 गुना बहुत ज़्यादा है। क्या कहाँ से आ रहा है? अच्छा, 2 कहाँ से आ रहा है? बाकी सब कहाँ से आ रहा है समझ में आ रहा है? अच्छी बात। मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं चलिए ठीक है। तो अभी तो कोई भी जब आवर्ती हरकत होती है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, तो उसका पीरियड तब पूरा हो जाता है जब उसका अगर ग्राफ आप देखेंगे तो एक बार मैक्सिमम में जाके फिर मिनिमम में जाके फिर वापस आता है। इसमें देखिए, इसमें इसका एक तरह से देखा जाए तो केवल आधा ही उसका आवर्तन हो जाता है, इसलिए उसकी वजह से 2 आ जाता है। मुद्दा अच्छा है आपका, लेकिन कारण हो। अब देखते हैं कि आपने ये भी देखा होगा कि हम जब जो इतारे में तार बजा रहे थे उसकी आवाज कम ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं? छोटी या बड़ी आवाज में लाउडनेस कम ज्यादा करने के लिए, लाउडनेस कम ज्यादा करने के लिए
डिस्टेंस तो सब लोग एक साथ बोलेंगे तो समझिए कितनी जोर से का क्या याद रखे कि जो आवाज आती है वो रिस्टोरिंग फोर्स से आती है, आपके बजाने से नहीं। आपने एक बार उसको छेड़ दिया, उसके बाद आपकी कोई भूमिका तेजी से करते हैं। जब ये दौड़ गया आपकी तो तेजी का क्या मतलब? फोर्स से क्या असर पड़ता है? क्या वो यही फोर्स है जो रिस्टोरिंग फोर्स की हम बात कर रहे हैं? वही है ऐसा वायर का रिस्टोरिंग फोर्स। आपने जो किया उसका क्या असर है? आप अगर ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, आप कम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? याद रहे कि वायर इलास्टिक है, वायर में टेंशन। कंपन ज्यादा का क्या मतलब? बड़ा कंपन होगा या क्या? उसकी एम्पलीट्यूड ये आपका ये जो तार है, आप अगर उसमें ज्यादा बल लगाते हैं तो आप इसको ज्यादा खींच पाएंगे, है ना? तो जब आप उसको छेड़ते हैं, छेड़ने में जो बल लगाते हैं वो बल अगर अधिक है तो ये तार, इस तार का विस्थापन आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो मूल स्थिति है, मूल स्थिति से ये तार और भी ज्यादा दूर चला जाएगा, जितना कि इस चित्र में उससे भी ज्यादा दूर चला जाएगा। अब ये जो विस्थापन है इसको क्या कहते हैं? दोलन के संदर्भ में इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड या आयाम। ठीक है, तो ये आयाम बढ़ाने से आवाज जो है वो बड़ी हो जाती है, लाउडनेस बढ़ जाती है। बहुत हल्के से छेड़ेंगे आप उसको तो ये जो विस्थापन है बहुत छोटा होगा और उसकी आवाज भी आपको छोटी सुनाई देगी। बड़ी आवाज तब आती है जब आप इसको बहुत ज्यादा छेड़ें। तो आवाज की जो पिच है या आवाज की का जो पतला या मोटा होना है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका टेंशन कितना है, लंबाई और आवाज कम ये ज्यादा होना, छोटी बड़ी जो आवाज है जो लाउडनेस है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना खींचा। पहली बार जब आप उसको छेड़ते हैं तो उसका आयाम कितना है। तो आपने ये भी देखा होगा कि कोई तार जब बजती है तो धीरे धीरे उसकी आवाज कम हो जाती है, थोड़े समय बाद उसकी आवाज कम हो जाती है, तो उसका जो आयाम है वो घटता जाता है और थोड़ी देर बाद वो तार अपनी मूलावस्था में आ जाती है। तो आयाम जो है, आयाम जो है वो आपने उसको कितना छेड़ते वक्त, पहली बार जब छेड़ा है तो कितनी दूरी तक वो तार चली गई, उससे ये तय होता है कि आवाज आपकी कितनी बड़ी है, उसका लाउडनेस। तो आवाज के संदर्भ में जो दो मोटी चीजें हैं वो कितनी लाउडनेस कितना है और पिच क्या है, ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से हम मोटे तौर पे समझ पाए। इसको लेके क्या कोई शक है? अलग-अलग चीजें हैं ये। हाँ, मतलब ये दो भिन्न चीजें ये समझ में आ रही है कि आवाज की लाउडनेस का छोटा बड़ा होना और आवाज का पिच यानी कि पतला और मोटा होना, ये दोनों अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई। आपका तार ज्यादा टेंशन में है तो पतली आवाज आएगी और पतली आवाज में भी आप उसका एम्पलीट्यूड या आयाम छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये वायर इलास्टिक है, तो अगर उसको ज्यादा ताना हुआ है तो आपको उसको छेड़ने में भी ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अनुभव रहा। आपने से कोई सितार या वायलिन बजाना सीखे हैं? कोई सीखा है? सुना है? सुना? क्या क्या सीखा? क्या टूट गए? इसके बाद भी नहीं छेड़ा। अक्सर टूटते हैं। अब वो टूटने का कारण कई कारण हो सकते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, वो भी हो सकता है।
एक्शन से संगीतकारों का तार टूट जाता है स्टेज पर, वही ठीक करना पड़ता है। हाँ नहीं सर, हाँ मतलब कई कई कारण हो सकते हैं उसके। अब ये बात है सरोज की तार तो अक्सर तो कई बार आपने ये अनुभव किया होगा, जैसे आपने निपटारा बनाया उसमें भी कि कभी कभी क्या होता है कि आप उसको बहुत जोर से बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी जो पतला या मोटा होना जो पिच है उसकी वो भी कभी कभी बदल जाती है, ऐसा लगता है कभी। जब कोई अगर संगीत जानने वाला हो या सुनने वाला भी हो तो वो इस बात को शायद समझ जाए कि अलग अलग अगर वाद्य हैं आपके पास और कहते हैं कि हाँ सारे एक ही सुर में बजा रहे हैं, एक ही सुर बज रहा है, लेकिन तब भी आप ये समझ जाते हैं कि ये सितारे या ये तानपुरा है, ये फर्क समझ में आता है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनका सुर एक ही है, इसका मतलब इसका पिच एक ही है, इसकी फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए, तो अलग अलग सुनाई नहीं देती। तो ये जो बारीकी है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है समय रहे तो हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी बस यही इसी बात को ध्यान में रखते हैं कि आपने एक बार अगर किसी तार को तनाव में लगाने में और उसको आपने छेड़ा तो उसकी लंबाई और उसके ऊपर जो तनाव है ये दो चीज़ें तय करती है कि उसकी आवाज़ मोटी है या पतली है, पिच उसका क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला ये है। कभी कभी वो फॉर्मूला नीचे की तरह भी लिखा जाता है जिसमें म्यू जो है वो उसकी मास पर यूनिट लेंथ, तो ये भी फॉर्मूला आपने शायद देखा होगा। अब मुद्दा ये है कि आवाज़ का स्रोत जो है, ये स्रोत जो तार है इसके तो कुछ गुण हमें दिखते हैं, लेकिन ये आवाज़ हम तक पहुंचती कैसे, या आवाज़ की जो अनुभूति है, आवाज़ का जो अनुभव है उसका और इस कंपन का क्या लेना है, कैसा संबंध है, ये अगर हम नहीं समझेंगे तो आवाज़ की बात आगे रहेगी। हमने स्रोत की बात तो कर ली कि स्रोत में कंपन होता है, और हमने ये भी देखा कि स्रोत से हमारा अभी तक मतलब जो है तार से रहा, लेकिन वाद्य तो अलग अलग तरह के होते हैं, बढ़ने वाले वाद्य होते हैं, तबला होता है, ढोलक होता है, तो इनमें सब में एक मेम्ब्रेन लगा होता है, ये पर्दा लगा, तो उसका भी जो है कंपन होता है अलग अलग तरीके से, लेकिन उसको समझना और भी थोड़ा कठिन। तो अंत में हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें कंपन का जो आकार कैसे बदलता है उसका एक वीडियो। तो इसमें निर्वात देखते हैं। तो ये जो तार है जो जिसको छेड़ा गया है, तो जिन लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ाया है उन्होंने शायद ये डायग्राम देखा। कितना टिकट कितना टाइम से सारी चीजें मतलब आपको कितने किलो का है, कितने किलो तो अगर ऐसे है तो आप फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, तो उसमें तो हमारे एक्सटर्नल फोर्स नहीं आते हैं। एक्सटर्नल फोर्स में टेंशन तो आ रहा है, एक्सटर्नल उसका इलास्टिक फोर्स आ रहा है, अगर हम जो फोर्स डाल रहे हैं वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? हाउ मेनी ऑसिलेशंस पर सेकंड? मटेरियल का नहीं, मटेरियल की प्रॉपर्टी उसमें यहाँ से आती है कि आप देखिए ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ एक फोर्स है और आपके पास कुछ एक मास है तो उसका एक्सीलरेशन बदल जाएगा अगर मास बदल जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसके जो गति है उसमें उसके मास पर निर्भर करेगी अगर वो आपका फोर्स फिक्स है। एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल की कहाँ बात है, एक्सटर्नल तो फोर्स हट गया ना, ऑसिलेशन क्यों हो गई, ऑसिलेशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की बात है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टेंशन की वजह से, अगर तार का मास ज़्यादा है उसकी जो गति है जो चार्ज उस पर असर पड़ेगा, इसलिए वो मास कम है।
एक्सटर्नल फोर्स को भूल जाइए आप। एक्सटर्नल फोर्स का केवल यही काम है कि तार को शुरू करते इस तरह करना, उसके बाद वो फोर्स खत्म नहीं है, आप उसको बार बार नहीं छू रहे, एक बार खींच के छोड़ दी, तो एक्सटर्नल फोर्स की बात ही नहीं है। जो भी फोर्स है वो टेंशन की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स है। थोड़ा सा मुद्दा ये आ रहा है कंफ्यूजन का कि जो शुरुआती बल आपने लगाया है, कितना लगाया है और फिर छोड़ दिया, पर चूंकि ये जो दोलन की प्रक्रिया है, दोलन कंपन की जो प्रक्रिया है, उसका आयाम कितना होगा वो शायद तय हो जाता है कि आपने Force. शुरुआती बल कितना लगाया है ना? तो जहाँ तक वॉल्यूम का सवाल है, कंपन मतलब जो लाउडनेस का सवाल है, वो शुरुआती जो हमने बल लगाया है, मतलब संगीतकार भी कभी बहुत जोर से तार को झंझाता है, कभी हल्के से करता है, उससे संगीत का असर पैदा करता है। लाउड पर जो ज़्यादा रोचक बात है कि आप जोर से झंकार दें तार को या धीरे से झंकारें उसको, उसकी जो आवृत्ति है वो उस पर निर्भर नहीं करे। कहीं लिख भी सकते हैं ये सब बातें जो हो रही हैं ना, थोड़ा वो नोट्स जो लेते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे, तो जो समय बोल के गए वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ही है। मतलब वो देखिए तार उसकी मूल अवस्था में उसकी मूल अवस्था में तार की लंबाई ये है, जब आपने उसको छेड़ा है तो उसकी लंबाई बढ़ी है, तो वापस जो आ रही है वो तार अपने अवस्था में, उसका कारण वही है कि वो इलास्टिक है, वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ही है। और इसीलिए स्टील के तार में वो रिस्टोरिंग फोर्स अधिक होता है धागे में या रबड़ में होता है। ठीक है, आगे बढ़े या अभी भी कोई सवाल है? अगर कोई सवाल है तो उसको उसके ऊपर फिर बात करें। वापस क्या सकते थोड़ी देर बाद वापस तब अभी रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, तो इसका मतलब मैं तेज में आ रहा हूँ या धीरे में आ रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, बट वो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये जो इसका दोलन का जो लेंथ है उस पे हाँ आयाम है, उस पे वॉल्यूम डिपेंड करेगा। मतलब सुनने वाला है। हाँ, अगर कम ज़्यादा लाउडनेस है तो मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है, कह सकते हैं। प्रोपोर्शन टू स्क्वायर होता है एक्चुअली, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शन है, तो वो रिड्यूस होने। तो अब बात करते हैं कि वो और मुझे लग रहा है मैं पॉइंट आउट कर दूँ, खास करके ये गणित का कमाल है कि इसमें जो वर्गमूल का हिस्सा आ गया है इस सूत्र में, स्क्वायर रूट जो आ गया है, उसका कमाल ये है कि अगर हम लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो हमें असर जो है वो आधा दिखता है, पर 2 गुना दिखता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही वो 2 गुने का रिश्ता होगा ना। वो अगर मैं इसको 2 गुना कर दूँ तो वर्गमूल 2 का अनुपात है ना, जो 1.414 मतलब 1.5 गुना से कम है। तो कई बार हम एक ही बिंदु लेके एक ही राशि के साथ जो जब अनुपात आया है वो मान लेते उससे हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हाँ मतलब 4 हमने लिया है तो आधा हुआ, और हम 2 गुना ले रहे हैं तो वो 1.4 का अनुपात है। और इसमें उस दृष्टि से ये जो स्क्वायर रूट वर्गमूल का जो रिश्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो इन राशियों में संबंध है, हम अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर नहीं है, देखिए नहीं। तो
अब ये देखते हैं कि जब ये तार या कोई पर्दा जब कंपन उसका होता है तो उसके आसपास जो हवा है उस हवा में क्या बदलाव है, क्योंकि ये देखा गया है कि हवा अगर नहीं है, कोई माध्यम अगर नहीं है तो ध्वनि हमारे तक पहुंच जाए। इसका भी एक छोटा सा वीडियो बाद में देखिए। तो जब ऐसा कोई कंपन होता है तार का या पर्दे का, तो उसके आसपास जो हवा है वो हवा भी एक माध्यम है, एक मटेरियल है। जैसा कि वो स्टील या चमड़ा है, जो भी कंपन जो हो रहा है वो इस तरह से एक मटेरियल है, जैसे हवा भी एक मटेरियल है। और जैसे हमने देखा कि ये तार या धागा या जो भी मटेरियल है उसकी अपनी एक इलास्टिक प्रॉपर्टी, वैसी इलास्टिक प्रॉपर्टी हवा की भी होती है, हर मटेरियल। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखेंगे कि हवा में इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप? ऐड कर ले। एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए कि हवा इलास्टिक होने का क्या मतलब, हवा के इलास्टिक होने का क्या मतलब? पंखे से टकराए और कोई बच्चा? है बच्चा पंखा ये ग्रुप के लिए है। अच्छा देखिए, इलास्टिक का मतलब क्या है? फिर से अपनी जगह पे। इलास्टिक का मतलब है कि किसी चीज पर अगर कोई बल लगाया जाए तो वो बल हटाने पे क्या वो चीज वापस वो उसको अपनी मूल अवस्था में वापस आए। जैसे कि तार लगा, तो अब हम जो है यहाँ ध्यान दें, हम एक प्रयोग करने वाले हैं जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हवा में किस तरह की इलास्टिसिटी है। तो ये एक सिरिंज है जिसके अंदर हवा है। आमतौर पर तो ये इंजेक्शन लगाने के काम है, हम इसको अलग तरीके से इस्तेमाल। तो ये काम कीजिए कि पिस्टन को बाहर लेके, बाहर मतलब निकालना नहीं है, उसको जितना पीछे ला सकते उतना पीछे ले, बाहर मत निकालिए। बढ़िया, क्योंकि ऐसा सबका है। अब यूँ करिए कि इसका जो इसकी चोंच है उसको उंगली से बंद कर लीजिए और इसको बंद करके इसको अच्छी तरह पकड़ के कस के पकड़िए। और कस के पकड़ते वक्त ध्यान रहे कि आप इसको नहीं दबा दें, पीछे वाले उसमें जो कान निकले उसको दबा। उसकी जो बाहर की जो नली है उसमें कान लगे हुए हैं तो उनके सारे उसको पकड़ लिए और कस के पकड़िए, इसको भी कस के दबा दें। अब जो है इसके पिस्टन को आप अंदर दबाइए और देखिए कि कहाँ तक आप उसको दबा सकते हैं। और फिर दबाने के बाद इसको छोड़ दीजिए, देखिए पिस्टन को क्या होगा, वापस आ रहा है। तो पहले हवा आपकी इतनी थी, इस अवस्था में थी, आपने उसमें बल लगाया, उसका आकार बदल गया। बल हटाने पे ये इलास्टिसिटी, लेकिन ये खिंचाव वाली इलास्टिसिटी नहीं है, खिंचाव वाली नहीं है, प्रेशर वाली, दबाने वाली। इसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो इसको कंप्रेसिव इलास्टिसिटी बोला जाता है। अब इसको उल्टा करके देखते हैं, इसको आप आधे में रखिए। जिन लोगों ने नहीं किया था वो सबने कर लिया, क्विकली कर ले। सबने कर लिया पहले। जब तक हाथ में गड्ढे नहीं वाले, यहाँ पे गड्ढे होने चाहिए। मेरे हाथ में यहाँ पे 2 गड्ढे बन के, यहाँ पे 1 गड्ढा। अगर गड्ढे बने हैं तो आपने प्रयोग कीजिए, सही किया है।
सिर्फ गड्ढा बनाने के लोग अरे क्या जब गड्ढा बना के मत दिखाइए क्या आपका गड्ढा अच्छा होगा आपका प्रयोग अच्छा है। नीचे मार। प्रयोग का दूसरा हिस्सा देखिए। नहीं वैसा वाला नहीं करना। अच्छा ये दूसरा वाला अभी देखिए आप देखिए आप उसको ठीक है तो लाल बटन नहीं दबाना था, पूरा भी निकाल देना पड़ा। अच्छा प्रयोग का दूसरा हिस्सा इसके जो नीचे ये दो कान बने हुए हैं ये पकड़ने के लिए हैं। अब दूसरा प्रयोग जो है उसमें आपका जो पिस्टन है उसको ना थोड़ा आगे की तरफ रखें, एकदम ठीक आगे की तरफ मत रखिए, थोड़ा सा रखिए और वैसे पकड़िए जैसे पहले पकड़ा। दूसरा हाथ इस्तेमाल कर लीजिए ताकि दूसरे में गड्ढा बन जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पिस्टन को बाहर की तरफ खींचना है। आएगा खाना अच्छी तरह से खाया होता है। ठीक है, अब इसको फिर छोड़ दीजिए। देखिए क्या हो उसमें निशान लगे हुए, देखिए कि आप कितना बाहर खींचता है और छोड़ दीजिए। अब देखिए कि वापस वही आता है। देखिए ऐसा पकड़िए उसको, खींचिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हवा की कोई तय मात्रा को हमने इस नली के अंदर बंद कर रहे हैं। जब हम इसको खींचते हैं तो हवा जो नया जो आयतन है उसको घेर लेती है। तो इसका मतलब है हवा का दाब वहां पे क्या होने वाला है, कम होने वाला है। पहले प्रयोग में क्या किया हमने, एक कोई आयतन था उसको हमने घटाया, ठीक है? आयतन जैसे घटा तो दाब बढ़ा, हवा की जो घनता है वो भी बढ़ी। देखिए दबाने से आयतन घटा, दाब बढ़ा, घनता घनत्व सही है। पूरा बात कर लीजिए और थोड़ा सा देख लीजिए सही उठा जा रहा है। अपने पड़ोस में लोग भी थोड़ा बात कर लीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा तो बताइए।
करिएगा कि ये जो ऊपर से उसको हम दबा रहे हैं और इतना कस के दबा रहे हैं कि और हवा उसके अंदर ना घुस जाए या उसमें से निकलना पड़े। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो लिखा है सही है। सब लोग ध्यान दें, हमने सीरीज के साथ जो प्रयोग किया है उसमें जो देखा उसका सारांश है। ठीक है, सब लोग इसको समझ पा रहे हैं? किसी को इससे कोई आपत्ति है, कोई मतभेद है? कौन समझा भी सकते हैं जरा से? आकाश समझाएंगे? आइए। तो पहले वाले उसमें हमने देखा था कि अभी इतने में हवा है ना, हमने सामने हाथ रखा तो अभी हवा के जो कण होंगे वो अभी इतने मतलब कुछ दूरी पे होंगे ना। जब आपने इसको दबाया तो वही उतने ही कण वो पास में आ गए ना। तो मतलब जब इसका घनत्व मतलब क्या हुआ, घनत्व बढ़ जाएगा है ना, क्योंकि वो जितनी जगह में पहले वो उनके कण थे अब वही पास में आ गए, तो इसका घनत्व क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, और इसका आयतन क्या हुआ, कम हुआ है ना, आयतन कम हो जाएगा। और जब आप इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये पहले वाले में था। हाँ, हाथ में भी हमको प्रेशर मतलब उसका महसूस हो रहा है। तो पहला वाला प्रयोग ये है। दूसरा वाला प्रयोग हमने क्या किया था कि मतलब अभी ये हवा इतनी जगह में होगी है ना, जब इतनी हवा को हमने उसको और खींच दिया, ठीक है, तो ये हवा उसके अंदर के जो कण वो दूर हो गए होंगे, तो इसकी घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले आयतन कम था, अभी आयतन बढ़ गया। और एक चीज और थी, इसका दबाव है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका इसमें प्रेशर कम लग रहा है यहाँ से, ये बस इतना महसूस हो रहा है नहीं। तो थोड़ा वो भी सोच सकते हो, जब लोग बात करते हैं हवा के कण जो दबाने वाला है वो तो समझ में आता है जल्दी, टक्करे का बढ़ाने वाला जो है वो थोड़ा सा देखिए उसकी हिदायत यहाँ से मिलती है कि अगर आप उसको छोड़ दो तो वापस चला जाता है, क्योंकि बाहर का नाम वैसा ही है। तो अगर अंदर जाता है तो इसका मतलब उसके बल लग रहा है, तो बल इसलिए लग रहा है क्योंकि अंदर दाब कम होता है, उसका अंदर का दाब कम होता है। ठीक है, तो अब क्या है ना कि अब आपको एक और प्रयोग करना है, इसी में वही प्रयोग है पहले जैसा ही। उसमें बस थोड़ा सा अंतर है पहले प्रयोग के मुताबिक। ये करना है और इसको नई उंगली में गट्टा बनाना, ऐसे पकड़िए उसको और इसको आप बस केवल ऐसा लो, थोड़ा शायद दर्द होगा, कहीं आप अच्छी जगह पे उसको दबा के, हो सकता है जमीन पे थोड़ा सा कुछ
लंब रख के उसको आप थोड़ा सा ऐसा दबा के झटका लगा, छेद नहीं करना उंगली में, झटका लगा। उंगली में मुश्किल है, उंगली में दर्द हो, इसको झटका लगा, जोर से झटका लगा। एयर का महसूस नहीं होता, झटका लगता है। एक बार झटका लगाना है, बार-बार लगाते हैं। एक बार करें, उसमें आपको कुछ नहीं, मुझे एक ही बार करना है। दर्द हो रहा है, उसको किताब पे रखिए। हाँ, ये देखिए इन्होंने अच्छा किया, किताब पे रख के करिए उसको, किताब पे रख के। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? आपको दवा दें क्या? ठीक है, तो ये हमने अभी जो किया है चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हमारा तार है, ये तार जब कंपन करता है तो आसपास की जो हवा है, उस हवा को इस तार की वजह से ठीक वैसा ही झटका लगता है जैसे आपने अभी करके देखा। मात्रा कम है, बहुत हल्का है, हमने काफी जोर लगाया इसको, लेकिन ये जो हमने झटका लगाया तो ये तार भी वही कर रहा है, यहाँ आके उसको दबा के वापस जा रहा है। तबले का पर्दा या लाउडस्पीकर का जो पर्दा है वो भी वही कर रहा है, हवा को एक झटका दे रहे हैं जिससे वो क्या हो रहा है, हवा दब रही है लेकिन तुरंत वापस भी आ जा रहा है। तो आपका दबाने से जो कंप्रेशन है आयतन को भूल जाइए, ध्यान इस पे नहीं, यहाँ पे मैंने एक चिन्ह लगाया, हवा का दाब जो है वो वहां पर जहां पर झटका लग रहा है वहां पर वो दाब बढ़ रहा है, लेकिन आपने देखा जो दाब जैसे लगा के आपने छोड़ दिया तुरंत वापस आया। ठीक है, तो ये कंप्रेशन और उसका वापस आना ये बहुत तेजी से, बहुत जल्दी होने वाली क्रिया है। और हवा में कुछ ऐसा, मतलब खुली हवा में भी कुछ ऐसे ही होता है। अब हमने जो प्रयोग किया ये बंद हवा के एक डिब्बे में किया है। आमतौर पे जब कोई ध्वनि पैदा होती है तो उसके आसपास की जो हवा है वो कोई बंद डिब्बे में नहीं है, खुले में, लेकिन उसमें भी कुछ उसका व्यवहार कुछ ऐसा ही होता है। ये तार उसको झटका लगाना है, उससे उसके आसपास की जो हवा है उसको वो अचानक झटका लगने से वो दब जाती है, उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए इन दो चीज़ों पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आयतन की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि हवा खुली है, खुली हवा की बात है, बंद हवा की बात नहीं, तो आयतन की बात है। लेकिन इन दो चीज़ों की जरूर बात कर सकते हैं। लेकिन इसको लाल में इसलिए लिखा है कि हम लाल में देखने नहीं वाले, हम नीले को देखते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर उसका बढ़ गया। अब ये प्रेशर अगर बढ़ गया है, ध्यान रहे कि ये
खुली जगह है, बंद जगह नहीं है। तो इसमें जो कण बढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ जो झटका हवा में लगता है उससे ये होता है कि थोड़ी दूरी वाली जो हवा है वहाँ पे उसका दाब घटता है। और ये समझना इतना सरल नहीं, मेरी बात कुछ समय के लिए मान के चलिए। तो तुरंत इसके संपर्क में जो हवा है वहाँ पर दाब बढ़ रहा है उस झटका लगने से, और जो ही झटका उसका हट गया तो दोबारा से वो अपनी मूल अवस्था में आ गया। लेकिन ये जो झटका लगा इसका असर उसके थोड़ी दूरी वाली हवा पर भी पड़ता है, क्योंकि हवा के कण जो है वो आपस में टकराव कर चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि ये एक बिल्कुल पृथक हिस्सा है, पृथक हिस्सा नहीं है, ये से जुड़ा हुआ है इससे। और ये जो क्रिया है ये हवा में निरंतर चलती रहती है, क्योंकि हवा की अपनी इलास्टिसिटी है। फिर वही रिस्टोरिंग फोर्स वाली भी बात नहीं की गई। उसी तरह से हवा की इलास्टिसिटी के कारण ये जो है कंप्रेशन रेरिफिकेशन या दाब का बढ़ना घटना ये निरंतर चलता है। अब निरंतर का क्या मतलब है कि ये तार जो आया, ये तार जो उसको हमने छेड़ा है, या जो पर्दा जो हमने छेड़ा है वो वापस वहीं आने वाला है। उसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति के हिसाब से वो जाकर वापस आने वाला। तो ये जो झटका लगने वाले का झटका लगने की जो क्रिया है वो उसी आवृत्ति से हो रही है जिस आवृत्ति से आपने इसको बांधा है, टी और टी। कितना दबता है, दबाव कितना बढ़ता है वो उस पर निर्भर करता है कि आपने कितना जोर से मारा। उसका लेना देना है आयाम से, तार के आयाम से। तो ये जो प्रेशर में जो फर्क पड़ रहा है, जो डेल्टा पी जो लिखा है मैंने, जितना आप तार को छेड़ने का जो आयाम है जिससे आवाज़ छोटा बड़ा होने से लेना है, वो आयाम जितना बड़ा होगा इसका मतलब आपने जो झटका लगाया वो कितना अंदर उसको पहली झटके में दबाता है, उससे ये तय होता है कि ये कंप्रेशन कितना दाब पड़ेगा। और ये जो रेरिफैक्शन है ये उसकी ठीक विपरीत क्रिया है। तो ये जो है कंप्रेशन रेरिफैक्शन, ये दोनों चीज़ें बदल बदल के होती है। संकुचन विलय, संकुचन और विलय, इसको संकुचन बोलते हैं, इसको विलय। बहुत एक सवाल आ रहा है, जो ये रिलेटिव डिफरेंस है या फिर एक्चुअली भी जो पहले जो हवा थी उसका जो दबाव रहा था वो अब तो उससे भी कम हो जाता है। हाँ, तो ये जो कंप्रेशन रेरिफैक्शन का मतलब है, कंप्रेशन मतलब हवा जब स्थिर थी, कोई कुछ बज नहीं रहा था, उसको कोई छेड़ नहीं रहा था, तब उसका जो दाब था उससे अधिक था। तो मैंने इसलिए मैंने यहाँ पर जो है डेल्टा पी लिखा है, कितना फर्क पड़ा, मूल दाब से कितना फर्क पड़ा। दाब बढ़ गया, दाब घट गया। घट गया का मतलब ये नहीं कि शून्य हो गया, जो मूल जो था उससे थोड़ा घटा, थोड़ा बढ़ा। यही सवाल था। पूरा समझो कोई प्रेशर रहा होगा तो उसके नेबरहुड में जो हवा है उसमें उस प्रेशर से थोड़ा बढ़ के डेल्टा पी थोड़ा सा डेल्टा पी। तो पर जो उसके बाद का जो सेक्शन है फैशन का वो क्या उतना ही अमाउंट से या उससे कुछ कम भी हुआ है या फिर वो उतना ही है लेकिन ये भी बढ़ गया है तो रिलेटिव डिफरेंस है? तो ये हकीकत में ये जो है ये मूल दाब से कम हुआ है। रेरिफैक्शन या विलयन का मतलब है कि मूल जो दाब था उससे घट गया। और मोटे तौर पे मतलब ये बहुत प्रिसाइज हर अवस्था में नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर से ये कहा जा सकता है कि जितना प्रेशर बढ़ा है उतना ही प्रेशर यहाँ पे घटा। मोटे तौर पे ये सही है, कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो ये जो बदलाव हो रहा है हवा में, इसको ध्वनि का प्रसरण है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। उसकी शुरुआत जो है वो शुरुआती या स्रोत उसका जो है वो तार है या पर्दा है जो कंपन इसमें हो रहा है, उसका झटका लगता है हवा में, उसकी वजह से यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो तुरंत वो हवा जो है उसकी अपनी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, रिस्टोरिंग फोर्स है, उसकी वजह से वापस अपनी अवस्था पे आता है। लेकिन उसका जो झटका एक बार लगा हुआ है वो झटका इस तरह से
कंप्रेशन रेरिफिकेशन की एक कड़ी बन जाती है। सर ये 1 सेकेंड में उतनी बार ही कंप्रेशन रेडिफ्रैक्शन होगा जितनी बार तार तो तार की जो आवृत्ति है उसी आवृत्ति से ये भी होगी। अब मजे की बात यह है कि ये जो आवृत्ति है, ये आवृत्ति छोटी मतलब कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। जैसे 1 सेकंड में 50 बार, 1 सेकंड में 100 बार, 1 सेकंड में 1000 बार या वगैरह। तो एक थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ लिख लेते हैं कि जो आवृत्ति है जिसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये है इकाई यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड यानी इकाई समय में कितने कंपन होते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी इकाई का नाम है हर्ट्ज। सुना आपने? तो 20 हर्ट्ज, लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर लगभग 20,000 हर्ट्ज तक के कंपन हमको ध्वनि की तरह प्रतीत होते हैं। मैं इसीलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सुन सकते हैं, हमको ध्वनि की तरह प्रतीत होते हैं, क्योंकि इससे कम आवृत्ति वाले कंपन भी कंपन ही होते हैं, उनसे भी इसी तरह की लहरें बन सकती हैं, इसी तरह का जो उसका प्रसरण हो सकता है, लेकिन उसको हम ध्वनि की तरह महसूस नहीं करते। आपने अल्ट्रासोनिक सुना है? अल्ट्रासोनिक जांच करते हैं, तो उसका यही मतलब है कि आप इसी तरह के जो है कंपन होते हैं उससे, लेकिन उसकी आवृत्ति कहीं ज़्यादा हो, 50,000 हर्ट्ज से उसके ऊपर। तो अब एक आखिरी बात चाय के लिए ब्रेक से पहले, ये जो दाब में जो फर्क बढ़ रहा है, ये दाब में फर्क अगर मैं स्रोत से आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो जाहिर है कि अगर मैं अलग अलग जगह पर दाब कितना है, इस सवाल का अगर मैं जवाब दूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि प्रेशर जो है कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। ठीक है, एक मूल दाब है जो हवा का दाब है, और कहीं वो जहाँ पर कंप्रेशन है वहाँ पे बढ़ा हुआ है, और आगे जहाँ पर रेडिफिकेशन है वहाँ पे घटा हुआ है। तो इसको हम एक ग्राफ के सहारे दिखा सकते हैं। नहीं, दूसरा वाला वैसा ही नहीं है। ये जो कंप्रेशन है, ठीक है, कंप्रेशन जैसे होता है तो आसपास की जो हवा है वो उसके तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ पे खाली जगह बन रही है। तो यहाँ पे रेडिफिकेशन है, यहाँ पे कंप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि हाँ, तो यहाँ का जो हमने करके देखा दबाने वाला जो काम है, तो उसका तुरंत एक रिस्पांस आता है, इलास्टिक रिस्पांस आता है। तो उसकी वजह से वो उसका जो
मतलब वहाँ पर एक आप अगर एक पतला पार्सल लेते पतला एक सेक्शन लेते हैं तो वो उसकी वापस जाने की भी एक वृत्ति होती है। उसका झटका फिर से उसका यहाँ पे लगता है और उसका लेना देना इससे कि वो जो झटका है वो किस गति से उस माध्यम में आगे की तरफ बढ़ सकता है। और उसका अगर बारीकी में जाके देखें तो इसके जो कण जो है हवा के जो कण है उनकी गति क्या है इस पर वो निर्भर करता है। माइक ले लीजिए। ये जो अलग अलग कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन ये समय के साथ हो रहे हैं कि स्पेस के साथ हो रहे हैं? वो कोई नहीं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। तो जब ये लगातार जब ये कोई आवाज़ जब छिड़ती है तो ये ज़रूरी है कि हम लगातार चलने वाले स्रोत की बात करें। एक झटका लगने वाला अगर स्रोत है तो उसकी बात थोड़ी अलग होगी, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा स्रोत है वो निरंतर चल रहा है, उसके जो कंपन है वो निरंतर। तो ये होगा कि पर ऐसे स्रोत में मैं ये देखूं कि किसी एक समय पर अलग अलग जगह दाब में कैसा परिवर्तन है, तो वो ऐसा हो किसी एक ये पूरा चित्र एक टाइम एक मतलब एक फोटो लिया एक समय का। इसका समय अब अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ रुका, मेरा स्थान तय है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर समय के साथ क्या फर्क है। तो इसी जगह पर दोनों चीजें होंगी, दाब बढ़ेगा भी और दाब घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कंप्रेशन है ये खिसकता जाएगा और वहां पर तो मेरे स्थान पर भी ऐसा ही एक ग्राफ बनेगा। अब मैं मेरा स्थान तय है, एक जगह पर समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं समय के साथ, तो मान लीजिए जब मैं वो सी में खड़ा हूं तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही है। ग्राफ का समय के साथ ग्राफ किसी एक तय स्थान वो भी ऐसा ही। ये दोनों ग्राफ दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक में ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इससे ऐसा लगता है कि यदि वहाँ मैं खड़ा हूँ तो लगातार नहीं, लगातार नहीं, ये एक टाइम का है। वो इसके के साथ ये किसी एक समय के मतलब एक क्षण की बात है। एक कैसा लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अक्सर ये गड़बड़ होती है, लगता है कि फंसा है, कंप्रेशन का कंप्रेशन रहेगा, रेडिफिकेशन का रेडिफिकेशन, ऐसा नहीं। ये किसी एक क्षण पे किसी एक समय पे लिया गया चित्र है और वो समय के साथ बदलता जाएगा। मतलब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये जब ये तार यहाँ से हटा हुआ है तो यहाँ पे रेडिफिकेशन हो जाएगा और ये हवा इधर की तरफ खिसक जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। इस तरह से वो चल थोड़ा स्पष्ट करने की जरूरत है कि ये जो तार का चित्र है ये कई क्षण दिखा रहा है। हाँ, ये कई क्षण दिखा रहा है। मतलब ये जो स्थिति है ये तार की बाहरी स्थिति स्थिति है। है। जब तार इस स्थिति में होगी तो ये यहाँ पे होगा और वहाँ पे होगा। ये इस चीज का एक कंफ्यूजन है कि तार जो है वो मतलब ये एक अधिक स्थिति में है। उसके ये इस उसके कण भी इधर आएंगे। वेव ऑफ कंप्रेशन गोज फॉरवर्ड, उससे ऐसा लगता है कि वो स्पेशल है। हाँ, तो ये एक स्नैपशॉट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसको CR की जगह पे अगर टाइम भी डाल दें हाँ, तो बहुत ही सरल में मतलब एटलीस्ट पता चल तरीका जाए है इसका मैं कि यहाँ पे जो C है फॉर एग्जांपल राइट साइड वाला C है वो पहले वाला है। नहीं, तो इसका एक मुझे जो हल दिख रहा है वो ये है कि
ऐसा एक डायग्राम बनाया जाए, उसके नीचे एक दूसरा डायग्राम बनाया जाए जो थोड़ा सा शिफ्टेड है। उसके बाद आना चाहते हैं। मैंने वीडियो सेंड करा है ग्रुप में, अगर आप कंप्रेशन हाँ कंप्रेशन का मूव करता हुआ आप कह रहे हो। हाँ इतनी बार हमसे कहा कि आप ग्रुप पे डालना चाहते हैं। समय के साथ ही ऐसे बोला था। समय के साथ हर जगह पे कंप्रेशन आएगा। उस चित्र से थोड़ा वो हाँ, वो उस चित्र से नहीं पता चलता। वो जो चित्र है वो एक समय के लिए किसी एक पॉइंट इन टाइम तार में भी एक जगह और तार की भी एक, हाँ तार की भी एक अवस्था के लिए। यहाँ पे भी एक जगह ये एनिमेशन भी एक प्रॉब्लम है। ये एनिमेशन भी एक प्रॉब्लम है। ये ऐसा दिखाता है कि वो पार्टिकल्स घूम रहे हैं। वो उसको आपको पता उसका हाँ वो नहीं तो एक और सिमुलेशन जिसमें वो इमेज को भी ये डाल दिया गया। वापस आने के बाद हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे कि हालांकि इसमें ऐसा लगता है कि हवा पूरी की पूरी आगे जा रही है, ऐसा नहीं होता। वो एक छोटे प्रयोग से हम दूर अभी क्या रुक लेते हैं? सर थॉट्स के साथ जाइए, बात करते रहिए, वापस आते चलते 10 मिनट में आ जाएंगे वापस।